हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के बारे में बात करने वाले हैं। ये वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। अब समझने वाले हैं कि भाई ये JN.1 है क्या सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो इससे जूझ रहा है, और भी अलग अलग देशों में क्या स्थितियां हैं, वहां पर किस तरीके से कार्य किए गए हैं, सारी चीज़ों की समीक्षा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कोविड-19। अब आप सोचेंगे सर ये 2019 का जो वायरस है इसकी बात 2023 में क्यों हो रही है? अब तो 2023 के लिए कोविड-23 का इस्तेमाल करना चाहिए। तो भाई जो एक प्राकृतिक तौर पर जो ये वायरस था, जो विषाणु था, इसकी उत्पत्ति तो 2019 में वुहान में ही हुई थी, चीन के। तो इसीलिए उसी का क्या है, ये वेरिएंट है। वेरिएंट का मतलब है उसी का एक प्रकार है, उसी में पाई जाने वाली विविधताएं जो अलग अलग मिली, उनमें एक प्रकार था जो JN.1 वेरिएंट है। वैसे ये ओमिक्रॉन का नाम आपने सुना होगा, इससे भारत में भी इसके कई केसेस पहले भी जो है देखे गए थे, उसी के अंतर्गत JN.1 आता है और ये केसेस अब भारत में वापस से देखे जा रहे हैं JN.1 के। तो इससे पहले JN.1 के केसेस आपको भारत में नहीं देखने मिलेंगे। सबसे पहले ये सितंबर माह में अमेरिका में देखने मिले थे। तो मैं पूरी बात करूंगा कि कहाँ कहाँ ये केसेस हुए। इसमें एक देश ऐसा है जो काफ़ी विकसित देश की श्रेणी में आता है और उसके अंतर्गत बहुत ही तेजी से उछाल हुआ। अब तेजी से उछाल होने का एक पीछे कारण ये भी होता है कि भाई वहाँ पर टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत में उस तरीके से देखा जाए तो अभी जो मरीज देखे गए हैं वो केरल राज्य से देखे गए हैं। तो इन सारी चीज़ों की समीक्षा अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को PDF इस लेक्चर की इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। बाकी ये इंस्टा ID है, कोई भी तरह से आपको इश्यूज आते हैं कोई टॉपिक में तो वहाँ पर इंस्टा ID पर जुड़ सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं कोविड-19 के एक सब वेरिएंट के बारे में। यानी सबसे पहली चीज़ हमको समझनी है कि कोविड-19 है क्या और कोविड-19 इतना घातक क्यों था। फिर इसी के एक प्रकार की बात करने वाले हैं, जो प्रकार है जिसको हम कह रहे हैं JN.1। इस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो अगर कोविड-19 की बात करें तो वर्ष 2019 में चीन के शहर वुहान से एक विषाणु ने तबाही मचाना चालू करी। अब यहां पर विषाणु की बात क्यों की जा रही है? वायरस जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर किसका असर नहीं होता, तो प्रतिजैविकों का असर इसके ऊपर नहीं पाया जाता। प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वो दवाएं होती हैं जिन दवा का प्रयोग बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाले रोगों के प्रति किया जाता है। तो जीवाणु जनित रोगों पर असर कौन डालता है? एंटीबायोटिक डालता है। लेकिन अगर कोई विषाणु जनित रोग है तो सबसे पहले विषाणु जो होता है इसके लिए हमारे पास कोई भी प्रकार की दवा नहीं है। अब ये जो नया प्रकार का वायरस है इसके लिए जो टीका था वो विकसित नहीं था। इसलिए सारे देशों ने, जब चीन में ये तबाही मची तो 2020 के अंतर्गत वैक्सीन वॉर चालू हुआ। सारे लोगों ने वैक्सीन बनाने पर जोर दिया। अब वैक्सीन का काम क्या था कि भाई उस बीमारी से निपट सके, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट मार्केट में कोई भी दवा नहीं थी। आपने कई लोगों को सुना होगा वो एंटीबायोटिक खा रहे थे, लेकिन एंटीबायोटिक का सीधा असर जीवाणु पर होता है, बैक्टीरिया पे होता है, ना कि वायरस पे होता है। जब आप कोशिका का सिद्धांत पढ़ेंगे तो कोशिका के सिद्धांत के लिए दो व्यक्तियों को श्रेय जाता है। कोशिका का सिद्धांत जब पढ़ा जाता है तो कोशिका के सिद्धांत में मिलता है, दो व्यक्ति थे जिनका नाम था शेडलर और एक का नाम था स्वान। इन्होंने दिया कोशिका का सिद्धांत। इन्होंने बताया कोई भी कोशिका जो है किसी के भी शरीर में वो कैसे बनी है, तो पुरानी मौजूद कोशिका से बनी है। और कोई भी शरीर के अंतर्गत कोशिका जो है वो कोशिकाओं के समूह है। यानी इनका सीधे तौर पे कहना था, जो सेल थ्योरी कहलाती है, शेडलर और स्वान, इन दोनों ने अलग अलग थ्योरी दी। शेडलर ने प्लांट के लिए दी, स्वान ने एनिमल्स के लिए दी। यानी स्वान की जो थ्योरी थी वो जंतुओं के लिए थी और शेडलर की जो थ्योरी थी वो पादप के लिए थी। लेकिन थ्योरी का मीनिंग यही था कि भाई
जितने भी कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं क्या है, एक या एक से अधिक कोशिका से बने हुए हैं। तो जितने भी शरीर में कोशिकाएं हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं से बना है, और कोई भी नई कोशिका बनती है तो वो पुरानी मौजूद कोशिका से बनती है। अब इन्होंने कहा कि सारे जीव क्या करते हैं, कोशिका सिद्धांत का पालन करते हैं, शेडलर और स्वान ने। लेकिन इनके बाद एक और व्यक्ति आया जिसने कहा, इसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। अगर हम रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी की बात करें तो इसने बोला कि भाई ये बात तो सही है कि सभी जीव कोशिका का सिद्धांत को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, लेकिन एक ऐसा जीव है जो कोशिका के सिद्धांत पर काम नहीं करता, वो है विषाणु। तो विषाणु के लिए बताया कि विषाणु जो है वो कोशिका के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, यानी ये अपना फैलाव कैसे करेगा, जैसे सब जीव क्या कर रहे हैं, नई नई कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं, वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और उनके शरीर में जो भी नई कोशिका बन रही है वो पुरानी मौजूद कोशिका से बन रही है। यही बात बता दी थी किसने, कोशिका सिद्धांत में, कि सेल थ्योरी ने बता दिया, क्योंकि सारे जीवों के अंतर्गत एक मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, ये सारी चीजें विकसित होती हैं। लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि भाई विषाणु जो है, वायरस जो है, वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, वो एक एक्सेप्शन है। तो पूछा गया कि भाई करता क्या है वायरस। तो वायरस के बारे में एक और बात निकल कर आई कि वायरस जो है, विषाणु जो है, वो एक कड़ी है, एक कनेक्टिंग लिंक है। भाई किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो इसमें पता चला कि ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में। इसका मतलब जीव और निर्जीव के बीच में एक कड़ी का काम क्या करता है, विषाणु करता है। लेकिन यह विषाणु किसी ना किसी शरीर में ही पनप सकता है, इसमें ही विकसित हो सकता है, तो ये किसी ना किसी जीव को टारगेट करता है। तो अगर मानव को यह बीमारी हो रही है, विषाणु जनित रोग, तो इसका मतलब क्या है कि मानव जीव है, क्योंकि ये बहुत समय तक किसी सीढ़ियों पर, किसी जमीन पर, किसी भी ऐसी निर्जीव चीज पर बहुत समय तक नहीं रह सकता। तो ये कड़ी होता है कि किसी निर्जीव स्थान से भी जीव के अंतर्गत आ जाता है और धीरे धीरे उसके शरीर के अंतर्गत अपना विकास करना चालू कर देता है। अब ये शरीर के अंतर्गत जब विकास करता है तो शरीर को भेदने के लिए, अब जैसे कोई किसी के घर में प्रवेश करना चाहता है, अब उसका दरवाजा बंद है, तो क्या होगा, वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो वो रास्ता ढूंढेगा कि कैसे प्रवेश किया जाए। ऐसे ही कोविड-19 क्या था, किसी को पहले पता नहीं था, किसी के शरीर में इस तरह से इसने कभी आक्रमण नहीं किया था, किसी के शरीर में उस तरह की एंटीबॉडीज नहीं थी, तो धीरे धीरे शरीर में डेवलप हो गया। अब जब शरीर में डेवलप हुआ तो शरीर ने भी इससे लड़ना चालू किया, उस प्रकार की एंटीबॉडी बनाना चालू करी, उसी एंटीबॉडी से वैक्सीन का भी प्रयोग किया गया। अब वैक्सीन में इसके कुछ प्रकारों से हमें सुरक्षा मिल गई, लेकिन अब ये नई दिक्कत क्या है, JN.1। JN.1 का मतलब है कि ये भी क्या करना चाहता है, ये अपना किसी ना किसी शरीर में विस्तार करना चाहता है, तभी तो ये जीवित रह सकता है। तो ये क्या करता है, उस शरीर में अलग अलग प्रतिक्रिया करके अपने आप को जीवित रखने का प्रयास करता है, और जब ये जीवित रखने का प्रयास करता है तो इसी में अलग अलग प्रकारों की उत्पत्ति होती है, उसी को हम वेरिएंट कहते हैं। जो वर्तमान में घातक वेरिएंट हो रहा है वो JN.1 हो रहा है। तो ये एक नया प्रकार का वेरिएंट है तो कोविड का ही, लेकिन इसने क्या किया है, अपने अंदर सुधार कर लिया है। जैसे मान लिया जाए, जैसे मैंने बताया कि किसी किले में कोई व्यक्ति जा रहा है, अब किले को उसने पहले भेद लिया, लेकिन फिर वहां पर किले में जो सैनिक थे उन्होंने समझ लिया कि भाई ये इस तरीके से प्रवेश करता है, तो इसको खदेड़कर बाहर निकाल दिया। तो अब जब वो दूसरी बार प्रयास कर रहा है तो उसको पता है कि भाई पिछली बार इस तरीके से मैं प्रवेश कर गया था, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा, तो वो कुछ ना कुछ अपने में बदलाव करके दूसरे तरीके से उस किले को भेदने का प्रयास करता है। वैसे ही ये म्यूटेट करते हैं, वायरस भी म्यूटेट करते हैं और शरीर में अपने आप को जीवित रखने के लिए अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं करते हैं, और उसी में नए वेरिएंट्स का डेवलपमेंट होता है। एक बात और कही जाती है कि वायरस के पास खुद का उपापचय तंत्र नहीं है, यानी मेटाबॉलिज्म नहीं है। अब मेटाबॉलिज्म नहीं है तो मतलब क्या है, हमारे शरीर में कई प्रक्रिया हो रही हैं, कुछ चीजें टूट रही हैं, कुछ चीजें जुड़ रही हैं, यही तो मेटाबॉलिज्म है, यही तो उपापचय प्रक्रिया है। तो वायरस के पास खुद की उपापचय प्रक्रिया नहीं है, जिस जीव में जाता है उसके अनुसार स्वरूप में वो तब्दील होना चालू हो जाता है। तो इस कारण ये अपने नए नए वेरिएंट्स बनाता है, और अभी लेटेस्ट में हम जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, JN.1 की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई होगी। तो अब ये चर्चा में क्यों है भाई, चर्चा में इसलिए है कि JN.1 सब वेरिएंट का मामला सामने आने के बाद क्या किया है, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है।
अब भाई ये केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि केंद्र सरकार को पता है कि ये दूसरे देशों में जब आया तो बहुत ज्यादा घातक हो गया, चाहे वो सिंगापुर की बात करें, अमेरिका की बात करें, चीन के अंतर्गत बात करें, तो अभी भारत में केरल राज्य में ये देखा गया है केस। तो इसलिए केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को कहा कि भाई स्टैंड बाय पे आ जाओ, टेस्टिंग बढ़ा दो, एडवाइजरी जारी कर दी गई ताकि वो अलर्ट रहें। ऐसा ना हो कि जब बहुत ज्यादा हंगामा हो जाए, बहुत ज्यादा ये बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ डील करने में मुश्किल हो रहा था, तभी तो दिक्कतें होना चालू हुई थी। तो यहां पर भी पहले ही केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है। दूसरा, कर्नाटक ने भी क्या किया है, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। और देश में कोविड से अब तक 5,33,316 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो कोविड 2020 से भारत में लगातार घातक बना हुआ है। इसके अलग अलग वेरिएंट से अलग अलग लोगों ने अस्पतालों में, घरों में जूझते हुए इतने लोगों ने जान गंवाई। बहुत सारे लोग इससे उभरे भी हैं, लेकिन यह आंकड़ा किसका है? जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है इस कोविड वायरस के कारण। तो अब यहां पर सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी हो जाती है, नागरिकों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर इस तरह की कोई भी तरह का वेरिएंट आ रहा है, कोविड का अलग अलग प्रकार आ रहा है, तो उससे हम सचेत रहें। ऐसा ना हो कि जब वो पूरी तरह से पनपने लगे उसके बाद हम जाकर जो है अलर्ट होना जारी करें। तो ये पहले से चिंता का विषय था, इसलिए बात की गई। बाकी अभी वर्तमान में देश में रविवार को 335 नए कोविड केस दर्ज किए गए और एक्टिव केस की संख्या अभी वर्तमान में भारत में 1701 है। अब इसमें कोविड के केसेस तो हैं, लेकिन कोविड केसेस में JN.1 के वेरिएंट की बात करें तो ये केसेस केरल में देखे गए। जैसे कोविड का अभी भी कई लोगों को जब टेस्टिंग कराई जाती है तो वो कोविड पॉजिटिव निकल जाते हैं। तो RT-PCR एक टेस्ट होता है जिसको कराया जाता है, अक्सर सुना होगा आपने RT-PCR। ये RT-PCR टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें R और T का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, ये जो वायरस है कोविड का, ये RNA प्रकार का है। तो RNA को सबसे पहले हमारे पास जितने सिस्टम है वो DNA को समझने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो तकनीक होती है जिसमें क्या कर दिया जाता है, जिसमें सीधे तौर पर RNA को DNA में तब्दील किया जाता है। और कोई आपसे पूछ ले कि सर DNA को RNA में बदलना हो तो DNA से RNA में बदलने के लिए जो प्रयोग होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन हमारे पास जितनी तकनीक है उसमें हम DNA की जांच कर पाते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और उस इंस्क्रिप्शन से DNA के सैंपल निकालते हैं। फिर PCR करते हैं। PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये जिस सैंपल में इस वायरस का कितनी मात्रा है, इसके लिए ये पूरी साइकिल चलाई जाती है। एक चेन रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में पता चलता है कि कोविड का स्तर कितना है। तो हमारे यहाँ आज भी RT-PCR टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसी के लिए सरकार कह रही है कि भाई क्या किया जाए, तो भाई टेस्टिंग की पूरी तैयारी की जाए, टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। क्योंकि अगर आपको इसके केस पता चल जाएंगे, क्योंकि भारत में अभी वर्तमान में 1701 केस हैं, लेकिन सारे के सारे JN.1 के नहीं है, तो हम JN.1 के केसेस को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको फैलने से रोक देंगे। हम लोगों को क्वारंटाइन करा सकते हैं, हम उनको कहीं भी बाहर ऐसे लोगों से मिलने के लिए मना कर सकते हैं, वहां पर उन क्षेत्रों को हम रोका जा सकता है और उसके अनुसार हम जो बढ़ते हुए केस हैं उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत जो हुई वो सिंगापुर में हुई। एक सप्ताह के अंतर्गत 56,000 केस हो गए। कहां पर? सिंगापुर जैसे विकसित देश के अंतर्गत। तो इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में कहां से आया है नया वेरिएंट, इस पर भी बात है। तो ICMR जो हमारे यहाँ पूरी तरह से कार्य करता है चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ICMR के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर राजीव बहल, इनके मुताबिक 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में यह केस सामने आया था। वहां पे एक बुजुर्ग महिला में देखा गया था, जब 79 साल की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे। हालांकि बाद में वो कोविड-19 से ठीक हो गई। तो उनको जो प्रॉब्लम थी वो कोविड-19 की थी और कौन से वेरिएंट की थी? JN.1। तो कोविड के इस वेरिएंट पर थोड़ी सी अब चर्चा कर लेते हैं। आपको थोड़ी बहुत बात समझने आ रही होगी कि JN.1 क्या है, तो कोविड का ही एक वेरिएंट है। तो अगर JN.1 की बात करें तो JN.1 कोरोना का ये सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है, जिसको एक नाम और दिया जा रहा है, वो है पिरोला। तो इसका नाम एक और क्या है? पिरोला है। किसका वंशज है, मतलब किसका ही प्रकार है? तो भाई ओमिक्रॉन का है।
तो ओमिक्रॉन के ही एक वेरिएंट के तौर पर बताया जा रहा है। सबसे पहली बार अमेरिका में इसके केस देखा गया था, किस महीने में? सितंबर माह में। चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि एक सप्ताह के अंतर्गत, एक वीक में सिंगापुर में इन केसेस की मात्रा 56,000 हो गई थी। तो वहां पर भी हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई, फिर सचेत किया गया पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब यही चीज भारत के लिए भी की जा रही है। तो सितंबर में JN.1 सब वेरिएंट का पहला केस अमेरिका में मिला। 8 दिसंबर को भारत के केरल में JN.1 का सब वेरिएंट का पहला केस मिला और 15 दिसंबर को चीन में इस वेरिएंट के 7 मामले सामने आए। वर्तमान में अभी ये चर्चा में इसलिए हो गया क्योंकि इसमें अभी 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। 5 लोगों की हाल ही में मृत्यु हुई है। किसके कारण? तो JN.1 के कारण। तो यहां पर इसलिए ये इसका केस तो 8 दिसंबर को आया, लेकिन आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें डेथ के केसेस भी निकल कर आने लगे हैं। ऑलरेडी ये सितंबर में अमेरिका में नोटिफाई किया गया था। सिंगापुर में एक सप्ताह के अंतर्गत जो ये आंकड़ा था, हमने बात करी, कितना पहुंच गया? 56,000 पहुंच गया। इसलिए ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। अगर हम वर्तमान में देखें JN. सब वेरिएंट के क्या लक्षण देखे गए इन सारे देशों में, तो इसमें फीवर आता है, बुखार आता है, सिरदर्द होता है, खांसी, नाक बंद, गले में खराश, ये सारे लक्षण किसी को भी JN.1 हो रहा होता है तो वो पता किया, मतलब ये दिखता है। ये आपको कई सामान्य, किसी को फ्लू हो जाए तो भी ये लक्षण देखने मिलेंगे, किसी को वायरल फीवर हो रहा है उसमें भी देखने मिलेंगे। तो इसलिए ये वेरिएंट के बारे में यहाँ पर लक्षण पर चर्चा की गई है कि अगर इस तरह के लक्षण देखने मिल रहे हैं तो टेस्टिंग करा ली जाए, सेफ साइड। और ऐसा ना हो कि जब वो वायरस बहुत ज्यादा अपना विस्तार कर ले तब जाकर हमें पता चले। तो उस तरीके से जो मेडिकेशंस होने चाहिए, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको तब्दील किया जा सकता है। तो उस पर बात रखी गई है। इसके अलावा अगर हम कोविड के मामलों की बात करें तो भारत में जो कंफर्म केसेस हुए थे कुल मिलाकर, देखिए यहाँ JN.1 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, JN.1 की जगह हम पूरे कोविड की बात करें, इसमें भारतवर्ष के अंतर्गत 4.5 करोड़ कंफर्म केसेस थे, जिनमें 4.44 करोड़ लोग क्या हुए? पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। यानी जो 4.5 करोड़ लोगों में कोविड को सब लोगों ने मात दी। वर्तमान में एक्टिव केसेस कितने हैं? तो 1701 हैं। इनमें कई लोगों की जान भी गई और इसमें लगभग आंकड़ा जो है वो 5,33,000 के आसपास लोगों ने जान गंवाई है। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसको मात देकर भी खड़े हुए हैं। तो सिर्फ कोई भी बीमारी आने से हम डर कर बैठ जाएं, इससे काम नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहली चीज अवेयरनेस की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अगर हॉस्पिटल में सही, क्योंकि हमने कई केसेस देखे कि लोगों की जो जान गई उसके कारण क्या थे? तो वो पैनिक में आ गए थे, वो डर गए थे, उनको कई तरह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना मृत्यु का। तो यहां पर अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार डर के मारे भी आधे लोगों को की जान गई है। इसमें बहुत सारे ऐसे पैनिक केसेस आए हुए थे। तो इसलिए ये सबसे पहली जिम्मेदारी सारे नागरिकों की है कि भाई इंफॉर्मेशन, जैसे कभी भी कोई चीजें होती हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई पहले ही आकलन कर लिया जाता है कि आज से 10 दिन बाद लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। फिर कई लोग अपने घरों में स्टॉकिंग करना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर सरकार एडवाइजरी हेल्थ के लिए जारी कर रही है। तो हमें उस तरीके से सचेत रहना है कि भाई जैसे मास्क पहनना, अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना, ये सारी चीजें सरकार ने कही कि बहुत ज्यादा ये घातक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 56,000 केस भले नोटिफाई हुए कहां पर? सिंगापुर में, लेकिन 56,000 लोगों की मृत्यु नहीं हो गई। तो इस तरीके से भारत के केरल में ये कुछ केसेस आए थे जिनमें रिकवरी भी हुई, लेकिन डेथ भी हुई है 5। तो मेन चीज यही है कि सबसे पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का काम है और आम नागरिकों का ये पूरा तरीके से काम है कि भाई वो पब्लिक प्लेसेस पर थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है। तो सीजन चेंज होने के कारण इसके केसेस में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये विशेष जो है पर्टिकुलर JN.1 के बारे में आपको जानकारियां पता होनी चाहिए। बाकी 2 चीजें मैंने आपको बताई कि भाई प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इससे बचाव और इसका नियंत्रण, यही 2 चीजें हैं जो आम व्यक्तियों के हाथ में, बाकी सरकारों के हाथ में पूरा बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। तो हम ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर जाएं तो वहां पर मास्क का यूज करें, ऐसी चीजों का सेवन करें जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हाई हो, क्योंकि ठंड के समय थोड़ी इम्यूनिटी भी बॉडी की डाउन होने लगती है। तो बेसिकली ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एडवाइजरी जारी की गई हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट हमारे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, P2I बैचेस में, तो इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जो आप विज्ञान प्रौद्योगिकी में पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक काफी जटिल विषय वैसे माना जाता है UPSC में। तो इसको
भी जिस तरीके से हमने ये टॉपिक समझा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं हम क्लासेस में पढ़ते हैं P2I बैचेस में। तो 2025 के जो स्टूडेंट इसके लिए टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच का पार्ट हो सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर को ये बैच क्लोज हो जाएगा। तो इसमें आप जाकर जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इसकी फीस 24,999 है। कोड यूज करने पर मनीष लाइव। इस पर्टिकुलर बैच में आपको मेंस की तैयारी करने दिल्ली आने का मौका स्टडी IQ की तरफ से मिलने वाला है इन सेम कॉस्ट में, अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है तो कोड ये जरूर याद रखेंगे कि कोड लगाकर ही आपको ये फीस मिल पाएगी। बाकी जो 2024 के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए SIP बैचेस हैं, वो SIP बैच का हिस्सा हो सकते हैं। ये डेली बेसिस पर क्लासेस होती हैं, इसमें क्लासेस के बाद टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट का डिस्कशंस भी होता है। तो ये जो भी 2024 के लिए ऐसी स्थिति में कि उनको लगता है कि उनकी कुछ प्रिपरेशन है, रिवीजन की कमी रह गई है, हमें और ज़्यादा सुदृढ़ करना है हमारी तैयारी को, तो आप इस SIP बैच का पार्ट हो सकते हैं। इसमें भी कोड आप ज़रूर याद रखें, मनीष लाइव यूज़ करेंगे तब जाकर आपको ये फीस मिल पाएगी ऐप या वेबसाइट पर जाकर। बाकी कोई भी तरह के इश्यूज आते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर जुड़ सकते हैं, इंस्टा ID पर जुड़ सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं इन दोनों को। अगर स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट लिखी हुई है यहाँ पे IDs, इन पर भी जा सकते हैं। मेल ID ये है, इस पर भी आप कांटेक्ट करके कोई भी तरह के इश्यूज हो तो पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आपको सेशन समझने आया होगा। अगर समझने आया तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।